प्रशांत उमराव हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। गौरव, प्रशांत उमराव हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। प्रशांत साहब, ये क्या खेल कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी जैसा आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि उस तरह की चर्चा चल रही है, वैसे तो मेरे पास कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी नहीं है। अगर एक बार कुछ ऐसी गठबंधन की जानकारी होती है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, क्योंकि ये सब जो गठबंधन में है केंद्रीय नेतृत्व ही हमारा निर्णय लेता है। और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री ने तो पहले ही कहा है कि हमारे जो दरवाजे हैं सभी के लिए खुले हुए हैं। जो भी समान विचारधारा के दल हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, वो सभी दल आ सकते हैं। उसी कड़ी में माननीय नीतीश कुमार जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, अन्य कई भी दल जुड़े हैं। और अगर जयंत जी इस तरह की बात होती है, अगर वो आना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत है। पहले भी जयंत जी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ था, 2009 में गठबंधन हुआ था। अजीत जी, जयंत जी लोकसभा चुनाव जीते थे और 5 सीटें आरएलडी की जीती थी पहली बार। तो निश्चित तौर पर अगर आएंगे भाजपा के साथ, कोई भी दल आएगा उनका लाभ होगा। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा ही है कि जो भी आना चाहे उनका स्वागत है, इसमें कोई अंकुर जी भी दिखाई दे रहे स्क्रीन पर। अंकुर साहब, ये क्या चल रहा है? कुंदन जी, सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों का सम्मानित समाचार चैनल है और आप लोग अगर किसी न्यूज को पब्लिश कर रहे हैं तो आपके अपने सूत्र या माध्यम रहते रहे होंगे, लेकिन हम लोगों तक अभी कोई अधिकृत सूचना इस तरीके की नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय चौधरी जयंत सिंह जी हमारे केंद्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका जहां तक और जो भी निर्णय होगा वो निर्णय पार्टी हित में होगा, और पार्टी के हित के साथ साथ राष्ट्र हित भी हम लोगों के लिए सर्वोपरि होता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी स्टेप लिया जाएगा, हम लोग उस स्टेप में साथ हैं। हमारे लोगों के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जब भी कोई सूचना आएगी, हम लोग आपको अधिकृत सूचना। जी ठीक है, इसलिए हम सूत्र ही लिख करके चला रहे हैं। गौरव साहब, अगर ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि इंडिया के जो तमाम खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर दिया उन्होंने। जी देखिए, या फिर पाला बदल लिया ना, तो मेरे पास सबसे पहले तो इसके ऊपर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट तो नहीं करूंगा। लेकिन बस ये बात हंसी आती है मुझे, एक अकेला सब पे भारी बोल के चलते हैं और फिर आते आते इतने डर जाते हैं कि तमाम मुद्दे इनके फेल हो जाते हैं। आलम यह है कि आज अगर अखिलेश यादव जी इनके पास जाएं और बोलें कि हम आधी सीटों पर लड़ लेते हैं, तो मुला क्या बोलते हैं आपके नरेंद्र मोदी जी 40 सीट हम सपा के लिए भी छोड़ देंगे। तो डर का आलम है। डर अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र में जो गलतियां करी उसका डर होना चाहिए। और आज ऐसी स्थिति है कि आप सबके दरवाजे जा के बोल रहे हैं कि छोटे दलों से समाजवादी पार्टी ऐसा कर सकती है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी ऐसा कर सकती है क्या? समाजवादी पार्टी नहीं, नरेंद्र मोदी जी भाजपा कर सकती है, क्योंकि डर उन्हें है। और इसीलिए वो छोटे छोटे दलों को किस तरीके से ईडी, सीबीआई, मतलब डर मुझे नहीं लगता कि इतना कभी और किसी राजनेता को रहा होगा सत्ता खोने का, जितना आज नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को है। कि तमाम चीजों के बाद भी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हम फिर तमाम चीजें देख रहे हैं किस तरीके से सत्ता का नंगा नाच यहाँ पर एक तरीके से चल रहा है। गौरव जैन साहब, ये जो विपक्ष जो एकजुटता की बात चली थी, चलिए आरएलडी पर फैसला होगा नहीं होगा वो अलग मसला है, लेकिन हमारे सूत्र पुख्ता तौर पर ही कह रहे हैं वो आधिकारिक तौर पर जब होगा तब हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट क्यों नहीं रह पाया? कहां पर कमी रही? क्योंकि नीतीश कुमार ने उसकी शुरुआत की, आपने पूरा आप लोगों ने जिम्मेदारी संभाली इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखने की, लेकिन क्या उस जिम्मेदारी को भी आप लोग नहीं निभा पाए, इसलिए जो बाकी जो सारे लोग हैं वो बिखर गए? देखिए, सच की लड़ाई होती है कठिन थोड़ी सी, तो जो बिखर गया, जो चला गया, तो जो हो गया तो उसको हम क्या बोलें। लेकिन जो आदमी सच के साथ है, जो इसके इतने के बावजूद भी नहीं डर रहा, जो इतने के बावजूद ईडी, सीबीआई, पुलिस से किसी से नहीं डर रहा, जो इतने के बावजूद भी सच के साथ चल रहा है, जो इतने के बावजूद महात्मा गांधी के साथ तो कितने लोग चले थे, कितनों को फांसी चढ़ाई, कितनों को गोली मारी गई, लेकिन उसके बाद भी लोग उनके साथ चलते गए। तो अगर ठीक है सुभाष यादव साहब, ये अखिलेश यादव के साथ कोई भी दल बहुत वक्त तक क्यों नहीं रह पाता है? आप लोगों को तो ताजा एक्सपीरियंस है। सुभाष जी। जी जी कुंदन जी। सुभाष जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि अखिलेश यादव के साथ कोई भी दल बहुत दिनों तक रह नहीं पाता है, इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? इसके पीछे की वजह कुंदन जी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अजीत भैया जी ने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण किया और उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि अखिलेश यादव जी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं
और यही ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी को ले डूबता है, और इसी की वजह से जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके गठबंधन के अंदर नहीं दिखते हैं। ये तो अजित भैया ने स्पष्ट कर दिया। और जिस प्रकार अभी आपके चैनल के माध्यम से विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि आरएलडी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के अंदर आ सकती है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले कई दिनों से बोलते आ रहे थे कि पश्चिम के अंदर एक विकेट गिरेगा, पश्चिम के अंदर एक विकेट गिरेगा। अब आपके सूत्रों से पता भी चल रहा है कि पश्चिम के अंदर एक विकेट गिरने वाला इंडिया गठबंधन का। तो ये वास्तविकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश एक नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और विपक्ष के लोगों को भी पता है कि देश एक सुरक्षित हाथों के अंदर है। देश हित के अंदर समान विचारधारा के लोग इस समय एनडीए के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, और यही शुरुआत हो चुकी है। तो एनडीए गठबंधन के सामने शुरुआत से हम लोग बोलते हैं कुंदन जी कि जो INDIA इन्होंने जो ठगों का ठग बंधन बनाया है, ये टिकने वाला है नहीं, और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी से हो ही चुकी है। यानी आप आते रहिए, धीरे धीरे देखते जाइए, जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे इंडी गठबंधन टुकड़ों के अंदर पड़ता जाएगा। यानी ये पूरी तरीके से हार चुके हैं, और इनकी हार का जो डर है स्पष्ट इनके चेहरे पर मंडरा रहा है। ठीक है प्रशांत जी, पूर्वांचल को लेकर के किलेबंदी बहुत जबरदस्त है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के संशय में बीजेपी कही जा रही थी। लेकिन अगर यह गठबंधन होता है, तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर यह गठबंधन होता है तो क्या बीजेपी मजबूत हो जाएगी इस इलाके में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी अभी भी मजबूत है, लेकिन हम 80 पे 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य को लेकर के साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए जितने भी छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ हम गठबंधन कर रहे हैं। जो भी क्षेत्रीय सहयोगी दल है उनको हम अपने साथ में ले रहे हैं, और उनको सबको साथ लेकर के हम बढ़ेंगे। और कल मोदी जी ने लोकसभा में जो नारा दिया है कि आपकी बार 400 पार, तो सहयोगी दलों के साथ हम 400 से अधिक सीटें पार करेंगे, और अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों पार करेगी, और सबको सहयोगी दलों को लेकर के साथ चलेंगे। सबका सम्मान रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई, गौरव जी आप लोग ठीक है मेहनत कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, अब तो यात्रा भी यहां पर होने वाली है, लेकिन उसका असर दिखाई देगा क्या? इतने सशक्त गठबंधन और यहां पर आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन की गांठ कहां फंसी है, यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीटें कौन आप लोग लड़ेंगे, कितनी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, यह भी स्पष्ट नहीं है। कैसे लड़ेंगे आप लोग? मिलके लड़ेंगे। सीटों पर डिस्कशन चल रहा है, मोस्टली नोटिफाइड हो चुकी है, पब्लिक अभी उसमें आया ही नहीं है। जैसे ही आएगा तो वैसे बता देंगे। वैसे तो सूत्रों के हवाले से पहले 10 दिन पहले खबर चल चुकी है, जो सीटें कांग्रेस को 11-12 यहाँ पे वो हुई थी, तो सूत्रों के हवाले से जैसे ये खबर चल रही है वैसे ही वो चल रही थी। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पे जो हुई ऐलान होगा, वो मेरे हिसाब से भी आने वाले 3-4 दिन में हो जाएगा। अखिलेश यादव जी भी भारत जोड़ो यात्रा में, भारत न्याय यात्रा में साथ जाएंगे, तो उस वक्त तक आते आते आपको जितनी भी सीट, कौन कौन सा दल लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, इसका एक पूरा विश्लेषण आपको मिल जाएगा। ठीक है प्रशांत जी, अब ऐसा लगता है कि भाई जिन दलों के पास ऑप्शन नहीं है बीजेपी के साथ जाने का, वही बीजेपी के साथ नहीं है, बाकी को सबको जोड़ लिया आप लोगों ने। जो समान विचारधारा वाले दल हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ दल ऐसे थे जो कुछ किसी कारणवश पहले अलग हो गए थे, वो भी दल हमारे साथ आए हैं। तो छोटे दलों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं, उसमें तो हमारी नीति स्पष्ट, उसमें कहीं नहीं है। सभी दल जो है, सभी लोग जो दल है चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमने जो लक्ष्य रखा है 400 सीटों का, 400 सीटों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भी दल हमारे सहयोगी होंगे, जिनका वोट बैंक या ट्रांसफर हो सकता है, हमारा वोट से उनको लाभ हो सकता है या उनके वोट से हमें लाभ हो सकता है, उनको हम साथ लेकर के चलेंगे। इसमें तो राजनीति में इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। सक्सेना साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या आरएलडी को लगता है कि भाई विपक्ष जो है एकजुट उस तौर पर नहीं हो पाया, उतनी मजबूती के साथ विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया जितनी मजबूती के साथ बीजेपी जैसे दल को, जो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और लोगों के बीच रहती है, उसके खिलाफ जिस मजबूती के साथ विपक्ष को रहना चाहिए था, क्या वो मजबूती आपको दिखाई देती है? देखिए कुंदन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के रूप में राष्ट्रीय लोकदल की महती भूमिका है। राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, बेरोजगारों की और आम आवाम की लड़ाई लड़ी है, और हर मंच पर, हर महत्वपूर्ण जगह पर, हर मुद्दे पर अपनी बात को उठाया है। तो ऐसी स्थिति में जब विपक्ष के रूप में राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका की बात की जाएगी, तो राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी भूमिका को प्रत्येक स्तर पर किया है, और निसंदेह राष्ट्रीय लोकदल भविष्य में भी जो भी निर्णय लेगी और आम जनमानस के हित को ध्यान में रखते हुए लेगी। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निरंतर आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, और जितने सर्व सुलभ और सहज तरीके से
जनता के बीच में घुल मिल के हमारा केंद्रीय नेतृत्व काम करता है, उससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जहां पब्लिक के बीच में आज की डेट में उनकी लोकप्रियता कितनी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निसंदेह हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष में रहने के साथ साथ सत्ता में रहने के बाद आपके पास साधन हो जाते हैं, संसाधन हो जाते हैं, जिनके भरोसे आप आम जनमानस के बीच में अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं। तो हमारे लोगों का जो प्रयास है कि हम लोग कहीं ना कहीं विपक्ष में, जहां तक सत्ता के साथ जाने की बात है या विपक्ष की बात है, हम लोग हमेशा प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्टेप पर अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ में हैं और प्रत्येक स्टेप पे। ठीक है, सक्सेना साहब से ऐसा लगता है संपर्क टूट गया है। ये जो 80 में से 80 सीटें जीतने का जो प्रशांत साहब आप लोगों ने लक्ष्य तय किया है, बहुत बड़ा लक्ष्य है ये, और इसे तभी हासिल किया जा सकता है जब इस तरह के फैसले हों, इस तरह से बातचीत चलती रहे, विपक्षों को कमजोर किया जाए और खुद को मजबूत किया जाए। ये रणनीति के बल पर ही आप लोग 80 सीटें जीत सकते हैं? नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। देखिए, हम 2014 में 73 सीटें जीते थे और 2019 के चुनाव में जो सपा बसपा आरएलडी का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था, मुझे लगता है कि देश में इतना बड़ा गठबंधन हुआ होगा, एक जो उनका क्लेम था कि हमारे पास 60% वोट बैंक आ जाएगा, उसके बाद भी बावजूद भी हम 64 सीटें जीतने में सफल रहे। लेकिन आज देखिए, आज विपक्ष की स्थिति क्या है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर लगातार कई सारे स्टेट में रिपीट किए, बाकी जहां पे हम नहीं थे वहां पर भी हम जीते हैं। तो कहीं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि 80 सीटें नहीं, कोई ऐसा असंभव नहीं है। और पिछली बार भी जो हमने जो दिया था 300 पार नारा, 300 सीटें हमने पार की। इस बार भी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया 400 सीटों का सहयोगी दलों के साथ, इस बार ही हम 400 सीटें पार करेंगे। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हमें चूंकि अपने काम पर विश्वास है, हम लोग 24/7 जनता की सेवा में रहते हैं, हमारे नेता कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगातार काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं 10 साल से, तो हमें अपने पे विश्वास है कि जनता हमें दोबारा विश्वास देगी। विपक्ष जो है नकारात्मक राजनीति कर रहा है लगातार, तो उस नकारात्मक का जवाब जनता लगातार दे रही है। राज्यों के चुनाव में हमने देखा जनता ने उनको जवाब दिया, लोकसभा में भी विपक्ष को जनता जो। प्रशांत साहब, इसका ऐलान कब होगा? प्रशांत साहब, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका ऐलान कब होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्त तक रहेगी, 18-19 जिलों में 19 सीटों पर जाएगी। तो क्या वो मुफीद वक्त होगा जब यात्रा उत्तर प्रदेश में पीक पर होगी, तब ऐलान होगा, तब ये झटका दिया जाएगा इंडिया गठबंधन को? कब होगा, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। देखिए कुंदन जी, ऐलान की तो मुझे कोई जानकारी नहीं। अभी आपके माध्यम से बैठे बैठे मुझे जानकारी आप बताइए, कुछ ऐसी बातचीत चल रही है। अगर कोई अधिकारिक इस तरह की बात होगी तो आप लोगों को सामने आपके सामने पहले ही आ जाएगी। जहां तक न्याय यात्रा की बात, देखिए राहुल गांधी जहां जहां गए, अभी बंगाल गए तो ममता बनर्जी जी ने उनसे अलग होने का निर्णय ले लिया। बिहार में प्रवेश किया तो बिहार में नीतीश जी उनसे अलग हो गए। तो राहुल जी जहां जहां जा रहे हैं उनके सहयोगी दल छिटकते जा रहे हैं। ठीक है, सुभाष यादव जी मुस्कुरा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का सूत्र बहुत जबरदस्त है, वो कह चुके हैं कि पहले की विकेट गिरने वाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो सुभाष यादव साहब, टाइमिंग को लेकर मैं सवाल गलत आदमी से पूछ दिया कि मुझे आपसे पूछना चाहिए था। देखिए, ये इस बारे में तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम तो पहले से बोलते हैं, हमारे नेता बार बार ये बोलते हैं कि भाई पश्चिम से विकेट गिरेगा, वो विकेट गिरने वाला है और वो विकेट जल्द ही गिरेगा। आपके जो सूत्र बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस सूत्रों की मैं पुष्टि भी कर देता हूं कि वास्तविकता है कि विकेट बहुत जल्दी गिरने वाला है। लेकिन हाँ, इसकी टाइमिंग कब होगी ये एनडीए का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जिस प्रकार इंडी गठबंधन के अंदर जो भगदड़ मची हुई है, वो इस बात का स्पष्ट संदेश देती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं और इस देश के अंदर तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। पूरे विपक्ष के अंदर जिस प्रकार भगदड़ मची हुई है, राहुल गांधी यात्रा कर रहे, बिल्कुल यात्रा करने नहीं दे, ताकि वो भारत देश को पूरी तरीके से समझ सके। अखिलेश यादव जी को पीडीए के अंदर उलझने के लिए, क्योंकि असली पीडीए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के रूप में, अनुप्रिया पटेल जी के रूप में, संजय निषाद जी के रूप में और सुभाष जी, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा आपको, बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में खेला होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच जो इस गठबंधन की बात हो रही थी, उसमें से एक विकेट ऐसा लग रहा है कि आरएलडी का विकेट बहुत जल्दी गिरने वाला है और वो जो खिलाड़ी आरएलडी का जो खिलाड़ी है वो इंडिया की तरफ नहीं होकर के एनडीए की तरफ जाने वाला है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक